अनुच्छेदों के बारे में। तो हम देखेंगे एक-एक करके बहुत सारे अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसे हम थोड़ा-सा ट्रिक के साथ देखेंगे क्योंकि ट्रिक से थोड़ा-सा याद हो जाता है। ओके, चलो चलते हैं। तो संसद संसद के बारे में देखते हैं कि संसद की संरचना, गठन और उसके सत्र, ठीक है? तो एक-एक करके देखेंगे। तो 79 पहले एक छोटी-सी ट्रिक है संसद के लिए, सरल, ठीक है? सरल मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो 79 अनुच्छेद में क्या है? संसद के गठन का विवरण दिया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। ठीक है? ये हो गया सरल। 79 से 79 से लेके 80 तक, ठीक है? और 83 में क्या बोला गया है कि सदन के दोनों सदनों की अवधि की बात जो की गई है, वो 83 में की गई है। और अनुच्छेद 84 में क्या बोला गया है? संसद सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता, मतलब कि इनके लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए संसद सदस्य अगर आपको बनना है तो, ठीक है? इसके लिए क्या है 84 में बताया गया है। 85 में आ जाते हैं। 85 में क्या बताया है कि संसद के सत्र बुलाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लो भाई, कि संसद के सत्र को बुलाना, सत्रवसान करवाना या विघटन करना, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 85 में। और अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है जब लोकसभा की पहली बैठक हो, है, ठीक है? और या फिर क्या नाम है, जैसे बजट पेश करते हैं, तो बजट पेश करते समय वहाँ पर लोग राष्ट्रपति अपना फिर से अभिभाषण देते हैं, तब होता है। ये 2 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 2 टाइम पे होता है। पहला होता है लोकसभा की जब पहली बैठक होती है और दूसरा जब बजट पेश किया जाता है तब। तो ये 2 अनुच्छेद तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी ये तो 3 है ही हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा इसके हिसाब से देख लेते हैं, जैसे कि अवधि सरल अवधि में योग्यता का विघटन करके अभिभाषण दिया। सरल अवधि में योग्यता का विघटन करके अभिभाषण दिया। ठीक है? तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैं थोड़ा-सा डिटेल में लेके चल रहा हूँ इन सब चीज़ों को। ओके? तो चलते हैं अगले अनुच्छेदों की तरफ। तो अब आ गए हम मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में और कार्य संचालन के बारे में। ठीक है? 74 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। मतलब कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति को अगर कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो वो मंत्रिपरिषद देगी। वो है 74 में। ओके? 75 में क्या होता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो किया जाएगा, जैसे कि मंत्रियों के बारे में उपबंध, अन्य उपबंध का मतलब होता है कि जितने भी मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलवाना, ये सब प्रधानमंत्री बताएंगे राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं इसमें। तो अन्य उपबंध मंत्रियों के बारे में, ठीक है? 75 में बोला गया है। अब चलते हैं हम 76 में। 76 में बोला गया है कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ओके, तो ये महान्यायवादी का जो पद है ये राष्ट्रपति इसे ठीक है, मनोनीत ही करते हैं एक तरह से, कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ये, मतलब राष्ट्रपति के हिसाब से जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक ये पद पर रहेगा महान्यायवादी। और ये क्या होता है कि मतलब जितने भी विधि के मामले जो होते हैं ना, वो कानून के मामले सब यही देखता है महान्यायवादी, ठीक? तो ये 76 में इसका उल्लेख किया गया और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलते हैं आगे। 77 अनुच्छेद, भारत सरकार का कार्य संचालन के नियम, भारत सरकार के कार्य संचालन के जो नियम है वो 77 में है। और 78 में जैसे कि प्रधानमंत्री का जो काम होगा वो राष्ट्रपति को जानकारी देना कर्तव्यों के बारे में, कि प्रधानमंत्री जो भी काम करेगा उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी। वो किस अनुच्छेद के तहत है? वो 78 के तहत है। और 88 में क्या बोला गया है कि सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार होंगे। सदन के संबंध में मतलब मंत्रियों को और महान्यायवादी को अधिकार होगा।
इसमें क्या है, महान्यायवादी अधिकार का मतलब होता है कि महान्यायवादी अब इसमें सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, मंत्री का भी यही काम होता है, सदन में बैठते हैं, मतदान, सॉरी, महान्यायवादी का मामला है कि महान्यायवादी मतदान नहीं करेगा। अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं थोड़े से। संसद अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। बस यही छोटा सा तथ्य था। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 87, ओ सॉरी 89 में, 89 में क्या बताया गया कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 89 में बताया गया है कि राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 90 में क्या बोला गया है कि उपसभापति का पद का रिक्त होना और हटाना। अगर उपसभापति का रिक्त मतलब पद खाली है या उसे हटा दिया गया है तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 90 में। 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों का पालन और उसकी शक्तियों के बारे में जो जानकारी है वो हमें 91 में मिलती है। किस में मिलती है? 91 में। अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन नहीं होना ना होना। मतलब कि ये कि 92 में बताया गया है, अनुच्छेद 92 में बोला गया है जब, वैसे तो ये सभापति तो खैर वोट डालते ही नहीं है, उपसभापति मतलब वोट डालते हैं क्योंकि वो उसके सदन के सदस्य होते हैं, और जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं तो वो वोट नहीं डालते हैं, वो सिर्फ मत बराबर की स्थिति में वोट डालते हैं। और अगर इनको हटाने का प्रस्ताव पास हो, जैसे कि राज्यसभा में हमने इनका इनको हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया जो कि 2/3 बहुमत से पास होता है, और तो उस टाइम जो है ये पीठासीन नहीं रहेंगे, इनको पीठासीन के पद से हटा दिया जाता है, और पद जब तक भी मतलब पास नहीं होता बिल, तब तक वो पीठासीन नहीं रहेंगे। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, और ऐसी ही वीडियो और भी मेरे चैनल पर पड़ी हैं, तो आप कृपया वहाँ से देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो देखने में भी मज़ा नहीं आता, इसलिए छोटी छोटी करके मैं डाल रहा हूँ अनुच्छेदों की। आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर गाइस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वॉइस आपको स्लो लग रही हो तो 1.5x की स्पीड पे देख लेना। ओके, बाय बाय।